तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। कभी भी कोई भी मिरर होगा तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और जितनी भी डिस्टेंस को आप मेज़र करोगे वो कहाँ से करते हैं, जो भी आपका मिरर का जो एक बीच में पोल होता है वहाँ से हम सब कुछ मेज़र करते हैं। उसके बाद ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जितने भी आपके डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रहा, इस मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसको तो आप पॉजिटिव लोगे। और जितने भी आपके एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रहेगा या फिर हम बात करें इंसिडेंट रे के अगेंस्ट रहेगा तो उस चीज़ को आप किस डायरेक्शन में लोगे, नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन। जितनी भी डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर ऊपर साइड रहेगी उसको आप पॉजिटिव लोगे, जो कि और वहीं अगर बिलो होगी तो उसको नेगेटिव लोगे। तो ये तो बात रही थ्योरिकली। अब देखो इसको इस चीज़ से आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि आपका साइन कन्वेंशन इस तरीके से है, जैसे आपका कोई भी मिरर है तो मिरर के आपको क्या करना है, राइट साइड में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो ये साइड क्या होता है, मोस्टली इमेज बनता है, तो उस टाइम पे आप डिस्टेंस इसको किस में लोगे, पॉजिटिव में लोगे। जितनी भी सारी चीज़ें डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड को है तो आप नेगेटिव लोगे, कोई भी चीज़ अपवर्ड है तो पॉजिटिव लोगे, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लोगे। तो ये आपका सिंपल सबसे ईजीएस्ट वे है इसको समझने के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपका कि आप थोड़ा सा कि आपका जो डिस्टेंस, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, तो यू जो होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि आप हमेशा क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखोगे। उसके बाद फोकल लेंथ अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में तो उसको तो आप नेगेटिव में लोगे, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में आप उसको किस में लोगे, पॉजिटिव में लोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो होता है अगर हम बात करें फोकल लेंथ तो आपके राइट साइड को होता है, इस वजह से हम उसको पॉजिटिव में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसलिए आपको इसको लाइटली नहीं लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद मिरर फॉर्मूला जो कि होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v आपका क्या है, इमेज के डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और f आपका फोकल लेंथ है। उसके बाद क्वेश्चन आपके मैग्नीफिकेशन के ऊपर भी आता है कि जो भी स्फेरिकल मिरर होता है उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो ये आपका सिंपल रेशो होता है हाइट ऑफ द इमेज, कि जितनी हाइट, जो इमेज की कितनी हाइट आई है उसको ऊपर रखते हैं और ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट थी उसको नीचे रखते हैं। उन दोनों के बीच में जो रेशो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग बना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप दूसरे अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज h1/h0, या फिर मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास हाइट नहीं गिवन हो और सिर्फ आपको v और u दिया हुआ हो तो भी उसको आप निकाल सकते हो, तो उस टाइम पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा -v/u। अब उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कि आप स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। अगर m कभी भी मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव आता है तो आपको क्या समझना है कि जो आपकी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल बनी है, और मैग्नीफिकेशन अगर कभी भी पॉजिटिव निकल कर आता है तो वैसे वो इमेज हम क्या कहेंगे कि वो वर्चुअल बनी है। उसके बाद आपकी ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है तो इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, और इसमें क्या होगा, इमेज जो होगा इक्वली बनेगा जितना ऑब्जेक्ट है। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होता है इट मीन्स मैग्नीफिकेशन हमेशा मोर देन 1 आएगा, उसमें इमेज इनलार्ज बनेगा। और उसके जस्ट अपोजिट केस में अगर आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम आती है उस केस में मैग्नीफिकेशन आपका लेस देन 1 निकल गया और जो इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बट आपके एग्जाम में जब पूछते हैं ना क्वेश्चन में कि फाइनली आप बताएं किस तरीके की इमेज बनी है, इनलार्ज बनी है, वर्चुअल बनी है, सारी चीज़ें जो लिखते हो ना तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कि मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अगर हम बात करें क्लास 10th में। उसके बाद 3 पॉइंट्स यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपका m पॉजिटिव में निकलता है और लेस देन 1 है, ठीक है ना, अगर m आपका पॉजिटिव निकलता है और लेस देन 1 है तो आपको क्या मतलब समझना है कि वो आपका मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर m आपका पॉजिटिव निकले लेकिन मोर देन 1 लिखने तो उसमें आप क्या मानोगे कि वो आपका कॉन्केव मिरर है। अगर m आपका नेगेटिव निकलता है तो आपको आराम से मानना है क्या कि ये आपका कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो आपका सिंपली मतलब कॉन्वेक्स मिरर में तो सिर्फ एक ही केस है कि आपका m हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा और लेस देन 1 निकलेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव निकला और मोर देन 1 है तब आपका भी कॉन्केव मिरर माना जाएगा, और अगर नेगेटिव निकला तो भी आपका कॉन्केव मिरर है ही। अब हम बात करते हैं ये मिरर में जो भी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, ये सारा का सारा पोर्शन खत्म होता है, हम चलते हैं रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन सबसे पहले होता क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू। जब भी लाइट क्या करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ क्या होती है, वो झुक जाती है, या फिर किस तरीके से अभी पढ़ोगे आप रेयर से डेंसर को लेकर, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन
के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रिफ्रैक्शन के जो कॉजेज हैं वो क्यों होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है, इस वजह से क्या होता है उसका जो रिफ्रैक्शन हो जाता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, वैक्यूम में, जिसको मैंने आपको याद भी कराया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से माइंड में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल के बॉटम को आप कभी भी देखोगे ना, वो आपका कैसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हायर है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद अब पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, अगर कोई भी पेंसिल को आपने आधा पानी में डुबो रखा है तो आपको कैसा फील होता है कि जैसे कि वो बेंट हुआ पड़ा है वाटर और एयर के बीच में। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन जो है वो देखने को मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर इसके अंदर भी आपके 2 लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। तो आपका लगभग उसी तरीके से आपका जो इंसिडेंट रे होता है और आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होता है और नॉर्मल जो सारे के सारे होते हैं वो आपके क्या करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और दूसरा आपका स्नेल लॉ है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन होगा, अगर हम बात करते हैं साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर अ गिवन। अगर आपकी सारी चीज़ दी हुई है तो उसमें हम क्या कहेंगे कि आपका जो रेशियो होगा हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, आपके पास 2 मीडियम दिया हुआ है, उसके बीच में अगर आपको रेशियो निकलवा लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन जो भी दिया हुआ है उसके बाद मीडियम 2 को अपॉन में रखिए और उसके बाद सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। बट यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट जो है बड़ी कंफ्यूज आते हैं, तो इस चीज़ के लिए ये पॉइंट्स पे आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपका N21 लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखना है। मतलब जो चीज़ बाद में लिखी होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट, मतलब कि उसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। जैसे आपका N21 निकालना है ना, तो इसका मतलब है कि आपका 1 तो रखा जाएगा ऊपर और 2 रखा जाएगा नीचे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर अपोजिट अपने माइंड में रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। उसी तरीके से 1 2 में 2 हमारा बाद में तो 2 ऊपर रखेंगे, 1 हमारा पहले तो उसको नीचे रखेंगे। और कभी भी अगर 1 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो रिस्पेक्ट किसकी कर रहा है, बाद वाले को की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखना है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। मतलब किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, वैक्यूम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा n = c/v। तो जहाँ पर c आपका क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर है, वैक्यूम में है। उसके बाद आपकी ये जो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर, अगर कभी भी लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो ये क्या करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या करती है, झुक जाती है। जैसे आपका ये रेयर से जा रही थी तो बेसिकली इसको जाना तो इसके अकॉर्डिंग था, लेकिन क्या हुआ, मीडियम कैसा हुआ, डेंसर हुआ, इस वजह से ये क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड कर गया। उसके बाद इसी के जस्ट अपोजिट जब आपका जो लाइट है डेंसर से रेयर में जाएगा, तो देखिए डेंसर में इसको जाना था एग्जैक्टली इस तरीके से, लेकिन ये क्या हुआ, क्योंकि अब जो स्पीड ऑफ लाइट है रेयर में ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो अगर हम बात करें तो नॉर्मल से क्या होती है, बेंड्स अबे हो जाती है। इसको जाना इसके अकॉर्डिंग था, लेकिन क्योंकि आपका जो मीडियम है वो चेंज हो गया डेंसर से एयर, तो ये क्या हुआ, बेंड अबे हो गया नॉर्मल से। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके, अगर हम बात करें फिजिक्स में। तो उसके बाद हम चलते हैं आपके स्फेरिकल लेंस में। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय 2 सरफेसेस, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि दोनों साइड से क्या होता है, बाउंड होता है, और विच वन और बोथ सर्फेसेस, और जिसमें से या तो एक या फिर दोनों सरफेसेस जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं। तो उसको हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तो एक हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हो गया आपका कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो कि थिकर होता है सेंटर में, अगर हम आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो यहाँ पर सेंटर से थिक होता है, और उसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े अगर उसके कंपैरिजन में पतले से होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट, जो कि आपके थिनर एट द सेंटर, मतलब सेंटर में तो पतले से होते हैं लेकिन इस साइड को थिक होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस, या फिर इसका अल्टरनेट नेम है डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद
जिस तरीके से आपने मिरर में किया था इमेज फॉर्मेशन, तो उसके हमने रूल्स भी करे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कुछ रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रूल्स, पहला रूल ये है कि द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा पास थ्रू हो जाएगी फोकस पे, लेकिन दूसरे साइड में। जैसे आपका ये पर्टिकुलर लेंस है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस साइड को आ रही है ना, तो आपके इस वाले फोकस से क्या हो जाएगी, वो पास आउट होकर चली जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा रूल ये है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चली जाएगी। तो ये आपका कुछ मिरर के अकॉर्डिंग ही रूल्स हैं, दोनों तो अब तक वही है। उसके बाद थर्ड रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर ऑप्टिकल सेंटर से वो पास हो रही है तो उस टाइम पे क्या होगी, एमर्ज हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, और जैसे आएगी वैसे ही वो वो वापस भी चली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में जितने भी रे डायग्राम बनेंगे। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में आपके 6 डायग्राम बनने वाले हैं, जबकि आपका एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जो आपका इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, 2f1 या फिर बियॉन्ड रखा, यहाँ पर आप इसको 2f1 भी लिख सकते हो और साथ में इसको आप c1 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका कुछ और नहीं बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसलिए आप इसको इस अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रही है। इमेज डिमिनिश है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा था, लेकिन इमेज क्या इतना सा निकल कर आया है, तो छोटा बना है, रियल बना और इन्वर्टेड बना है। थर्ड केस जब आप 2f1 पे रखोगे तो आपका वो 2f2 पे इमेज उसकी बन जाएगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। फोर्थ सिचुएशन में हम देखते हैं जब आपने f1 और 2f1 के बीच में आपने इमेज को रखा है, तो जो आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगी, इनलार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद फिफ्थ सिचुएशन में जब आपने फोकस 1 पे रखा है तो जो आपकी इमेज है वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, पता भी नहीं कितना बड़ा बनेगा वो इमेज, और उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड। इसका जो 6th वाला केस है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 6th वाले केस में क्या है, जब आपने ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो हम जब यहाँ पर 2 रे को पास आउट करते हैं तो ये क्या होता है, मैच नहीं करता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसी साइड को बढ़ाकर इसी साइड को हम क्या करते हैं, इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इस वाले केस में क्या हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन हुआ है सेम साइड ऑफ द लेंस की, मतलब जिस साइड लेंस रखा गया उसी साइड बना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इनलार्ज भी बना, और उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। अब तक हमारे के सारे जैसे हमने इमेज देखे तो सारे के सारे रियल इन्वर्टेड बने थे, लेकिन अभी क्या बना है, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बने हैं। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस के बाद की बारी है आपकी रे डायग्राम कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में आपके 2 सिचुएशन होंगे। एक पहला तो जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे फोकस में बन जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और उसी साइड में बन जाएगा, प्रिंसिपल फोकस पे बनी गया है। बहुत ज़्यादा छोटी सी इमेज बनी है, अगर हम बात करें पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश करके हम इसको टर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड केस हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी अगर आपने रखा है अपने ऑब्जेक्ट को, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में, तो आपकी वो सारी की सारी जितनी भी इमेजेस है वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश बनेगी छोटी सी, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जरूर बनेगी। तो उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं आपके साइन कन्वेंशन पे। जब स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको किस तरीके से करना है, तो साइन कन्वेंशन तो लगभग आपका उस तरीके से ही रहना है कि आपका लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, जो भी हमने प्लस माइनस करा था, जिस तरीके से आपने मिरर में करा था उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। बट यहाँ पे जो थोड़ा सा मेजरमेंट है वो आपको कहाँ से लेना है, आपको ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से लेना है। फोकल लेंथ जो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस में तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इन सारी चीज़ों को ना आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके कहीं पे चार्ट पेपर बना के ना आप भी ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद लेंस फार्मूला है, तो लेंस फार्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं, उसमें प्लस था इसमें माइनस है। मैग्नीफिकेशन का सेम फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन में अगर वी और यू की रिस्पेक्ट में लोगे तो अगर हम मिरर में करे थे तो माइनस वी अपॉन में यू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बिना किसी निशान के आपको वी अपॉन में यू फार्मूले को यूज़ करना है। उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे पावर ऑफ लेंस। किसी भी मतलब लेंस की पावर को हमें पता करना होता है तो हम उसे किस तरीके से करते हैं, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जितना भी आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है मीटर में तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वही निकल जाता है क्या, आपका पावर ऑफ द लेंस। तो जो आपका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कि मतलब कितना वो कन्वर्स कर रहा है या फिर कितना वो डाइवर्स कर रहा है किसी भी लाइट रे को, तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पावर में
एक्सप्रेस करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1 में फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को आप हमेशा मीटर में लेंगे। अगर किसी और चीज़ में दिया हुआ है तो उसको आपको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। पावर का जब भी आंसर आएगा आपको डायोप्टर लिखना है, क्योंकि आपकी एसआई यूनिट जो होती है पावर की क्या होती है, डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर जो होता है किसी पावर लेंस का मतलब तब निकलेगा जब आपका उसका फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर। तो इसको लेकर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ द लेंस। तो इस तरीके से आपको करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत छोटे से पॉइंट्स है, बट आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कि अगर आप बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जब भी पावर आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, जबकि आपकी कॉन्केव लेंस में हमेशा पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो पावर पॉजिटिव आनी है, और कॉन्केव आना हो रहा तो आपकी पावर नेगेटिव आनी है। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये 10th चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर हम बात करें इसके न्यूमेरिकल्स को, तो न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस तो करनी है। बाकी अगर हम बात करें एग्जाम से पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे, तो इसलिए आप उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम एग्जाम से पहले करेंगे ना तो चीज़ें जो है थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगी और आप फटाफट से करके जाओगे और फिर एग्जाम है। और बाकी यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में भी सारी चीज़ें कवर हो गई, क्योंकि मेन चीज़ें कॉन्सेप्ट होती है, और कॉन्सेप्ट अगर कवर है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप अच्छी तरीके से उसे कर लोगे। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सोच क्या रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल और सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी।